सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 संस्कृत व्याकरण में संधि के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे संधि, दो वर्णों के मेल को हम क्या करते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। चलिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ स्वर संधि होती है। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है? विसर्ग संधि। तो हम लोग कक्षा 11 में ये स्वर संधि के विषय में पढ़ चुके हैं। हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के विषय में पढ़ना है। आइए, व्यंजन संधि में नंबर 1 इष्टुत्व संधि। क्या है? इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि की परिभाषा, इस सूत्र क्या होता है? इष्टो इष्टुनाश्चु। क्या होता है? इष्टो इष्टुनाश्चु। इसका नियम है, यदि शकार या तवर्ग के बाद, यदि शकार या तवर्ग के बाद शकार या चवर्ग आए तो क्या हो जाता है? स का स हो जाता है तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। यह है इसका सूत्र है, इष्टो इष्टुनाश्चु। इसका नियम है, यदि शकार या तवर्ग के बाद शकार या चवर्ग आए तो दोनों, तो स का स और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। आप लोग कवर, चवर, तवर, पवर जानते हैं। कवर का मतलब है क ख ग घ अंग। चवर का मतलब है च छ ज झ ञ। तवर का मतलब है त थ द ध न। वो पांचों वर्ण आते हैं। ठीक, तो आइए इसका उदाहरण देखिए। जैसे सद धन जन, इसका क्या होगा? सज्जन। क्या होगा? सज्जन। ये देखिए यहाँ तवर्ग आया हुआ है। क्या है? ये तवर्ग है। ये इसके बाद क्या आया है? एक चवर्ग आया है। तो तवर्ग के बाद चवर्ग आया है, तो ये तवर्ग का क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? सज्जन। सदधंजन, सज्जन। अब आइए, जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए। रामस धन सेते। देखिए इसमें क्या है? स आया हुआ है। क्या आया हुआ है? सकार आया हुआ है। स छोटा सा आया हुआ है। इसके बाद ये क्या है? बड़ा स आया हुआ है, स आया है। तो इस स का, छोटे स का क्या हो जाएगा? इस स का ये स हो जाएगा, बड़ा स हो जाएगा। तो क्या होगा? रामश्येते। अब आइए, दूसरा सूत्र है इष्टुत्व संधि। दूसरा संधि क्या है? इष्टुत्व संधि। तो इसमें सूत्र है इष्टु इष्टुनाष्टु। इष्टु इष्टु इष्टुनाष्टु। इष्टु इष्टुनाष्टु इसका सूत्र है। इसका नियम है, यदि शकार या तवर्ग के बाद, शकार या तवर्ग के बाद शकार, इस षटकोणा स, शकार या ट वर्ग आए तो क्या हो जाएगा? श का श और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। यदि शकार या तवर्ग के बाद शकार या तवर्ग आए तो स का स और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। जैसे ये तत्धन टीका, यहाँ देखिए तवर्ग आया है, तवर्ग के बाद ट वर्ग आया है, तो क्या होगा? तवर्ग का क्या हो जाएगा? ट वर्ग हो जाएगा, तत्टिका। दूसरा देख लिए, धनुष धन टंकार। यहाँ देखिए
ये स आया हुआ है, सकार आया हुआ है, इसके बाद क्या आया हुआ है, ट वर्ग आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये स का क्या हो जाएगा, ट वर्ग, ये स हो जाएगा। ये स का क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। तो धनुष टंकारः, जैसे सस धन ठ, ये देखिए सकार है, सकार के बाद क्या है, ट वर्ग आया हुआ है, ट वर्ग ट ठ ड, ये होता है ट वर्ग आया हुआ है। तो ये स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, षष्ठ, ये हो गया। अब आइए आगे देखिए, तीसरा है जस्त संधि। क्या है, जस्त संधि। इसमें आइए, इसमें दो होते हैं, पदांत जस्त संधि और पदांत जस्त संधि। क्या होता है, पदांत जस्त संधि और पदांत जस्त संधि। पदांत जस्त संधि, इसमें देखिए नियम, पहला है झलाम जसो अंते, इसका सूत्र क्या है, झलाम जसो अंते। नियम, यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या स ह के बाद, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या स ह के बाद कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या य र ल व या य र ल व में से कोई वर्ण आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का, क्या, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। इसका नियम फिर से देखिए, यदि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या स ह के बाद कोई भी स्वर या वर्ग का चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई भी वर्ण आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए वाक धन ईश, ये देखिए क वर्ग है और यहाँ क्या है, स्वर आया हुआ है। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क ख ग क्या हो जाएगा, ग। तो क्या हो गया, वागीश, क्या हो गया, वागीश। इसी तरह ये जगत धन ईश, देखिए ये त वर्ग है, त वर्ग के बाद क्या है, एक बार स्वर आया हुआ है। तो ये त वर्ग का तीसरा वर्ण त थ द, क्या है, द। तो क्या हो जाएगा, जगदीश। अब आइए अपदांत जस्व संधि, कौन सी संधि है, अपदांत जस्व संधि। इसका सूत्र है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। नियम, यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण और स ह के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आए तो वह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यदि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या स ह के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आए तो वह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, शुद्ध धन ध, शुद्ध ये क्या है, ध है, वर्ग का त थ द ध चौथा वर्ण है और ये क्या है, ध आया हुआ है तो ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, त थ द, क्या हो जाएगा, द। तो यहाँ क्या हो गया, शुद्ध, शुद्ध धन ध बराबर शुद्ध। यहाँ दूसरा देखिए, युद्ध
धन ध। देखिए ये ध आया हुआ है, वर्ग का चौथा वर्ण है, और इसके बाद क्या है, ध है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण। ध का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, द, युद्ध। अब आइए नंबर चर्तो संधि। चर्तो संधि, इसका सूत्र है खरीच। इसका सूत्र है खरीच। नियम, यदि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद, यदि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे तथा स स ह के बाद वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या स आए तो उनके स्थान पर अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। इसका सूत्र है, चर्तो संधि का सूत्र है खरीच। इसका नियम है, यदि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा स ह के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या स आए तो वह अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे सदधन कारः, ये क्या हुआ, सत्कारः। ये देखिए तवर्ग है, तीसरा वर्ण है, और इसके बाद कार आया हुआ है, तो ये त वर्ग का पहला वर्ण क्या हो जाता है, त। क्या होता है, त। तो यहां क्या हो गया, सत्कारः। आइए सद धन पात्रम। यहां देखिए तवर का तीसरा वर्ण आया हुआ है, त थ द, तो ये तवर का पहला वर्ण क्या होता है, त होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्पात्रम। क्या हो जाएगा, सत्पात्रम। अब आइए आगे देखिए अनुस्वार संधि। क्या है, अनुस्वार संधि। अनुस्वार का उदाहरण है, नियम नहीं, अनुस्वार का सूत्र मो अनुस्वार। इसका सूत्र क्या है, मो अनुस्वार। यदि पद के अंत में म के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो म के स्थान पर क्या हो जाता है, उसका अनुस्वार हो जाता है। यदि पद के अंत में म के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो म के स्थान पर क्या हो जाता है, उसका अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब है ये ऊपर बिंदी। जैसे उदाहरण है, हरिम धन बंदे। ये देखिए म आया हुआ है, म के बाद क्या हुआ, व्यंजन आया हुआ है, तो इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। क्या हो गया, हरिम बंदे। उसी तरह देखिए रामम धन नमामि। ये देखिए म है, म के बाद क्या हुआ है, व्यंजन आया हुआ है, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामम नमामि। आगे आइए लत्व संधि। कौन सी संधि है, लत्व संधि। इसका सूत्र है तोरली। कौन सा सूत्र है, तोरली। यदि तवर्ग के किसी वर्ण से अलग ल हो तो त वर्ण के स्थान पर ल हो जाता है। यदि तवर्ग के किसी वर्ण से अलग ल हो और तो ल हो तो त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। जैसे उदाहरण तत् धन लय। क्या होता है, तल्लय। ये देखिए त वर्ग है, त वर्ग के बाद क्या आया हुआ है, ल आया हुआ है, तो ये त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तल्लय। ये देखिए उदाहरण उत धन लेख।
उत धन लेख बराबर क्या होगा, उल्लेख। क्या होगा, उल्लेख। ये त है, त के बाद क्या हुआ, आया हुआ ल आया हुआ है, तो ये त का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। आगे पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, इसका सूत्र है अनुस्वारस यही पर सवर्ण, अनुस्वारस यही पर सवर्ण। यदि नियम अनुस्वार से परे यह प्रत्याहार जैसे स स ह के अतिरिक्त कोई व्यंजन यय प्रत्याहार में आते हैं तो उसी व्यंजन का अनुस्वार का परसवर्ण हो जाता है। अर्थात पद के बीच में अनुस्वार के आगे स स ह को छोड़कर कोई भी वर्ग का कोई व्यंजन हो तो अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे गम धन गा, क्या हो गया, गंगा। ये क्या है, ये पांचवा वर्ण है, गम है, गा है, गंगा हो गया। ये शाम धन तह, शांत। देखिए शाम म आया हुआ है, उसके बाद तवर गाया हुआ है, तो ये शाम म का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, शांत। और देख लीजिए समधन ति, समधन ति, ये देखिए ये म आया हुआ है, म के बाद तवर गाया हुआ है, ये तो ये म का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संति। अब आइए आगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पहला संधि है सत्व संधि, इसका सूत्र है विसर्जनीय से स, विसर्जनीय से स। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, या खर प्रत्याहार क्या होता है, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या स हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स हो जाता है। इसका नियम है, सूत्र है विसर्जनीय स। नियम है यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या स हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे नमधनते, ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, नमस्ते। कसधन चित, ये देखिए स है, कधन चित, कधन चित, तो ये क्या है, क विसर्ग है, इसके बाद च वर्ग आया हुआ है, तो ये क्या होगा, च वर्ग का पहला वर्ण, अरे सॉरी, नमदंते नमस्ते। आगे देखिए ऋत्व संधि, कौन सी संधि है, ऋत्व संधि। इसका सूत्र है सस जुसोरु। यदि पद के अंत में स के स्थान पर रू हो जाता है, यदि पद रू का ऊ का लोप, रू में ऊ का लोप हो जाता है, केवल वह र बच जाता है, क्या बच जाता है, केवल र बच जाता है। जैसे उदाहरण है कवि धन अयम, तो एक कवि विसर्ग है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद स्वर आया हुआ है तो ये क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पर कवि रयम हो गया, र बच जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या बच जाता है, र बच जाता है, तो कवि धन अयम कवि रयम। हरि धन
अयम, इसका क्या हो जाएगा? हरिरयम, ये हो जाएगा हरिरयम। इसके बाद आइए तीसरा, खरवसानयो विसर्जनीय। क्या है? खरवसानयो विसर्जनीय। यदि पद के अंत में र आए तो र से परे वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो, या स आए तो दोनों स्थितियों में र का विसर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण, रामर धन खादती, ये र आया हुआ है, क्या आया हुआ है? ये र आया हुआ है, र के स्थान के बाद विसर्ग आया हुआ है, तो ये र का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो राम खादती। दूसरा उदाहरण, वृक्षर धन फलती, ये क्या हो जाएगा? ये र है, र के बाद एक फ आया हुआ है, तो क्या होगा? वृक्ष र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग। वृक्ष फलती, क्या हो गया? वृक्ष फलती। अब आइए वासरी, चौथा सूत्र है वासरी। यदि विसर्ग के बाद स्वर अर्थात स आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद स्वर आया या स आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स हो जाता है। जैसे मुनि धन सेते, ये विसर्ग के बाद स आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये स हो जाएगा, मुनि सेते। दूसरा है राम धन षष्ठ, ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये क्या आया हुआ है? स आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? राम षष्ठ। अब पांचवा सूत्र है उत्व संधि, नहीं, पांचवा संधि है उत्व संधि। वही नियम है, नियम के स्थान पर क्या हो गया? रू के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाने पर क्या होता है? उत्व संधि होता है। रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। वही है, विसर्ग के बाद सर या स आए और तो विसर्ग के स्थान पर रू हो जाएगा, रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। जैसे इसमें दो सूत्र है, अच्छा ठीक, इसमें दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है आतो रो र प्लू ताद प्लूते, इसमें पहला सूत्र है अतो रो र प्लू ताद प्लूते। ये कहा गया यदि रू के र से पहले ह्रस्व अ हो तो ह्रस्व अ हो तो उसके स्थान पर क्या? रू हो, रू के स्थान पर। यदि रू के र से पहले ह्रस्व अ हो तो वह ह्रस्व अ रू के स्थान पर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है, ऊ हो जाता है। जैसे देवस धनपि, क्या देखिए स है, स के बाद क्या आया हुआ? ह्रस्व अ आया हुआ है, तो ये देवस धनपि, ये क्या हो जाएगा? देवो अपि। दूसरा है सस धन अहम, ये देखिए स है, स के बाद क्या आया हुआ? ह्रस्व अ आया हुआ है, तो ये स का क्या हो जाएगा? पूर्व रूप, ये रू हो गया, रू के बाद र आया, र के बाद क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। सो अहम, क्या हो जाएगा? सो अहम। अब आइए ख, इसका ख हसिच। यदि रू के पहले ह्रस्व अ हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा य व र ल ह हो तो रू के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाता है, और उसके बाद अ और ऊ
में गुण संधि हो जाती है। जैसे उदाहरण है मनस धन रथ, ये स है, स के स्थान पर ऊ रू हो जाएगा, रू का ये रू का के स्थान पर क्या हो जाएगा, बाद में ऊ हो जाता है, तो क्या हो जाता है मनोरथ। क्या हो जाएगा, मनस धन रथ मनोरथ। ये छठवां संधि है रलोप संधि, रलोप संधि। इसका सूत्र है रोरी। यदि र से परे र हो, यदि र से परे र हो, उसके पहले र का लोप हो जाता है, पहले र का लोप हो जाता है। जैसे ये है बालकास धन रमनते, बालका रमनते। इसका ये होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है र से परे र हो, तो ये क्या हो जाएगा, बालकार धन रमनते हो गया, बालकार धन रमनते। ये देखिए र के पहले र आया हुआ है, इसलिए इस र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, बालका रमनते, क्या हो जाएगा, बालका रमनते। ये हम संधि के विषय में आप लोगों को बता दिए। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग संधि के विषय में जानकारी हासिल कर लिए होंगे। अगले दिन दूसरे चैप्टर के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।